हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का 18th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज क्या है? एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या काम करता है, उसका किस तरह से वर्किंग है, किस तरह के उसके बेस पे जेईई मेंस और जेईई एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं, वो सब कुछ आज के लेक्चर में हम करेंगे। बोर्ड में क्या क्या कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, क्या क्या इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब कुछ हम करेंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको मीटर ब्रिज का ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो बचा होगा। तो पूरा 8 से लेकर Z तक हम सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, पॉइंट्स को नोट करना है और क्वेश्चंस आए तो उसको पॉज करके ट्राई करना है। मैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ओके, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। तो समझते हैं पहले मीटर ब्रिज है क्या। तो यहाँ पर लिखता हूँ, मीटर ब्रिज जो है वो है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब मीटर ब्रिज जो है एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका काम क्या है? इसका काम है टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। मीटर ब्रिज का काम क्या होता है? टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। जैसे आपके पास कोई वायर हो, ठीक है, या आपके पास कोई ऐसा मटेरियल हो जिसका आपको रेजिस्टेंस पता लगाना है, तो मीटर ब्रिज होता है, उसकी मदद से हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, मीन्स मीटर ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो देखो, लिख लो यहाँ पर, द कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज, द कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज is based on व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यूज होता है मीटर ब्रिज के अंदर। तो हम पूरा समझेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से इसका यूज होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वही यूज होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट व्हीटस्टोन ब्रिज का नहीं आता हो तो जस्ट 2 मिनट का वो रिवाइज करा देता हूँ। वैसे तो आपको आता ही होगा। जैसे कि सपोज यहाँ पर इस तरह से कुछ सर्किट है, सपोज कर लो। ठीक है, इस तरह से सर्किट है। सपोज ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, ये रेजिस्टेंस R4 है। ठीक है, तो इस तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ सर्किट होता है। तो उसमें हम क्या बोलते हैं, सपोज ये मेरा पॉइंट जो है A है और ये मेरा पॉइंट जो है B है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट जो है A है, मेरा पॉइंट B है। तो हमने क्या बोला था कि बैलेंस्ड। अच्छा, यहाँ पे लिख लो, एक वर्ड यूज कर लो, बैलेंस्ड। इट्स वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बेस्ड ऑन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? बैलेंस। तो हमने बोला था कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या था कि हमने बोला था कि अगर R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 हो जाए, मतलब यहाँ और यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ रेजिस्टेंस का अगर रेशियो सेम हो जाए, तो हमने बोला था कि ये जो ब्रांच है, बीच वाला ब्रांच AB ब्रांच है, ब्रांच AB में करंट जो है वो 0 हो जाएगा। ब्रांच AB में करंट जो है वो 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो करंट, सपोज यहाँ से I करंट आया, यहाँ पे गया I1 करंट, यहाँ पे गया I2 करंट, तो उसके बाद करंट यहाँ पर पहुँचा तो उसको डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जा रहा है।
इस ब्रांच में जो करंट है उसकी वैल्यू 0 है और पूरा का पूरा I1 करंट यहाँ पर चला जाएगा। उसी हिसाब से I2 यहाँ पर आया, इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा और पूरा का पूरा I2 करंट यहाँ पर चला जाएगा। बीच वाला जो ब्रांच है उसमें जो करंट की वैल्यू है वो 0 है, लेकिन वो तब होगा जब हमारा ये रेशियो जो है मेंटेन रहेगा, मतलब ये अपॉन ये इस इक्वल टू ये अपॉन ये हो जाए, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, तो ब्रांच AB में कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो हमने उसका फाइंड भी किया था, करंट क्यों नहीं जाता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि AB है, AB का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल टू आता है, मतलब इक्वल टू आता है 0, मतलब पोटेंशियल एट A इज पोटेंशियल एट B, ठीक है। मतलब यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल 0, तो इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, तो करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी करंट नहीं जाता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, ये रेशियो हमारा मेंटेन होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है, कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उसको हम समझना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ। अब इसके ऊपर जो है मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में वाइवा में आता है प्रैक्टिकल वाला, ये पूरा है। तो आप जब मतलब करोगे स्कूल में तो इसका प्रैक्टिकल भी होगा, किस तरह से इसका प्रैक्टिकल किया जाता है, किस तरह से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है, तो उसको हम थोड़ा बहुत देखते हैं। देखो अभी ओके, तो यहाँ पर हम समझना शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो पहली बात, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मीटर ब्रिज। इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज के नाम से आपको समझ क्या पड़ता है, मीटर ब्रिज, ठीक है। अब मीटर ब्रिज जो होता है, ये मीटर वजह से इसका जो वायर हम लेते हैं यहाँ पर वो एक मीटर वायर होता है। मीटर मीन्स उसका जो लेंथ होता है वो 1 मीटर के आसपास होता है। ये जो वायर है इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 1 मीटर। वायर का लेंथ कितना है, 1 मीटर। मतलब वायर का जो लेंथ है, यहाँ पर लिख लो, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब इसका देखो फिगर किस तरह से होता है, वैसे तो आप ऊपर देख रहे होगे स्क्रीन पर किस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम होता है। हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पर इस तरह से मेटालिक प्लेट्स होती हैं, साइड में इस तरह से मेटालिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है। ओके, ये जो है मेटालिक प्लेट, इसका नाम ये क्या है, ये है थिक मेटालिक प्लेट। ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं कॉपर के, ठीक है। ये जो साइड में प्लेट्स दिख रहे हैं तीनों तीन, ये है थिक मेटालिक प्लेट्स, किसके बने होते हैं, कॉपर के। ये कंडक्शन के काम आते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वो तो हम समझते हैं आगे। अभी सिर्फ इसका आप वो समझो नामकरण की कौन से पॉइंट क्या क्या होते हैं। और इसमें हमारा जो ये वायर है, ये वायर का लेंथ जो होता है 1 मीटर। और ये जो वायर होता है, वायर किसका बना होता है, वायर ऐसा बना होता है कि वो वायर का जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म हो एकदम। वायर का जो क्रॉस सेक्शन हो वो यूनिफॉर्म हो, मतलब ऐसा नहीं कि वायर यहाँ से बड़ा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। हम जनरली, ठीक है, ये सब केस जितनी बात कर रहा हूँ, जनरली जो है वायर का क्रॉस सेक्शन जो रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हमेशा हो। जे एडवांस वाले क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएशन भी कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आप अभी नोट करो कि नॉर्मल जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसके अंदर जो वायर का क्रॉस सेक्शन रहता है यूनिफॉर्म। और वायर बना किसका होता है, वायर बना होता है मैंगनीज और कॉन्स्टेंटिन। अब ये कौन सा मटेरियल है आपको पता ही होगा, हमने पढ़ा है। ये ऐसे एलॉय होते हैं, ये ऐसे एलॉय होते हैं जिसका मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर से ज़्यादा वेरी नहीं करता। मतलब सपोज यहाँ पर हाई टेम्परेचर थोड़ा लो टेम्परेचर हो जाए
तो रेजिस्टेंस में इतना चेंज नहीं आता, इसलिए हमारा कैलकुलेशन ईजी हो इसलिए हम ये जो वायर लेते हैं ये मैंगनीज एलॉय का होता है, और साइड में जो प्लेट्स लगी होती हैं इस तरह से, ये जो होती है थिक मेटालिक कॉपर प्लेट्स होती हैं। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर एक हमारा होता है अननोन रेजिस्टेंस, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है। हम क्या करते हैं, सर्किट में वायर से ये 2 पॉइंट से एक अननोन रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर देते हैं। ये R की वैल्यू हमको नहीं पता, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस होता है, हमको इसकी वैल्यू पता नहीं होती। और दूसरी साइड में यहाँ पर जो होता है इस तरफ हमारा होता है नॉन रेजिस्टेंस होता है, मतलब वो एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, इस तरह से एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। अब ये बॉक्स में क्या होता है समझो, ये बॉक्स में ऐसे छोटे छोटे जो है स्विच लगे रहते हैं, छोटे छोटे जो है क्लिप्स लगे रहते हैं या स्विच बोल दो इस तरह से, और हर में जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 5, 10, 20 इस तरह से अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। तो आप क्या करोगे, अपने हिसाब से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर कितना 35 ओम चाहिए, तो आप क्या करो, इन दोनों को निकाल दो, बाकी 3 रखे रहो, तो आपको रेजिस्टेंस जो हो जाएगा 20 + 10 + 5 30, ऐसे 1000 तक होता है। बहुत सारे क्लिप्स होते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ 4-5 ड्रॉ किए हैं। तो अब यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए आप निकाल सकते हो। आपको 2 चाहिए तो सिर्फ 2 वाला रखो, बाकी सब निकाल दो। तो यहाँ पर ये जो होता है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। इसकी जो वैल्यू होती है नॉन वैल्यू होती है, नॉन। हम अपने हिसाब से यहाँ पर सेट करते हैं वैल्यू, जो हमको रेजिस्टेंस वैल्यू सेट करना होता है हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, और कोई भी रेजिस्टेंस का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। एनी रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमको पहले से पता होती है क्योंकि इसको हम खुद ही सेट करते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको पहले से पता होती है, ओके। और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस होता है ये अननोन होता है, ये क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। इसको हमको कैलकुलेट करना है, हमारा मेन काम क्या है, इसको कैलकुलेट करना, ओके। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये नॉन वैल्यू है, आप जान लो, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है नॉन वैल्यू, इसको हम अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। अब देखो बीच में क्या होता है कहानी, बीच में जो है इस पॉइंट से इस तरह से एक वायर कनेक्ट रहता है, और इसके अंदर कनेक्ट रहता है गैल्वेनोमीटर, जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, गैल्वेनोमीटर। और इसमें एक कनेक्ट रहता है जॉकी, ठीक है, एक यहाँ पर इस तरह से जॉकी कनेक्ट रहता है, ये जो है इसको J बोल दो, जॉकी। तो यहाँ पर जो J है उसको बोलते हैं हम जॉकी। अब जॉकी क्या होता है, जॉकी है ना एक कुछ इस तरह से पेन शेप का होता है, जिसको मतलब हम उठा के अलग अलग जगह पर इस वायर में रखते हैं, मतलब ऐसे उठा के अलग अलग जगह पर हम वायर में रखते हैं। वो पेन शेप का कुछ होता है, इसका काम क्या है अभी हम समझते हैं, ठीक है। जॉकी क्या होता है, एक कुछ नाइफ एज, मतलब उसका जो शेप होता है आखिर में वो नाइफ एज जैसा होता है, नाइफ एज पेन शेप्ड कोई मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको भी देखो यहाँ से एक वायर से कनेक्ट होता है, और बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। G क्या है, G है गैल्वेनोमीटर, अब गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, देखो गैल्वेनोमीटर का काम होता है टू डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन करंट, टू डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन करंट। मतलब सपोज ये जो गैल्वेनोमीटर जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है, ये क्या करता है, करंट में अगर छोटी सी भी चेंजेस आ जाए ना, तो यहाँ पर उसका गैल्वेनोमीटर का कुछ देखो फिगर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मतलब कुछ इस तरह का फिगर होता है उसके अंदर, और यहाँ पर देखो इस तरह से लगे रहते हैं, नंबरिंग रहता है, सिस्टम नंबरिंग रहता है, इस तरफ 0 रहता है, इस तरफ माइनस में वैल्यू रहती हैं, और इस तरफ प्लस में वैल्यू रहती हैं, ठीक है। और बीच में इस तरह से स्विच होता है गैल्वेनोमीटर का। तो ये देखो ये स्विच है, ये गैल्वेनोमीटर तो क्या करता है, इस तरह से रहता है। तो जैसे यहाँ पर हम मतलब ये जॉकी को यहाँ पर टच करेंगे, ये जो होता है इस तरह से डिफ्लेक्ट होता है, इस तरफ और इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो करंट में ना स्मॉल चेंजेस की वैल्यू है वो डिटेक्ट कर लेता है।
मेज़र नहीं करता, कितना करंट की वैल्यू वो मेज़र नहीं कर पाता। ये जो है करंट की वैल्यू मेज़र नहीं करता, ये सिर्फ डिटेक्ट करता है, मतलब पहचान लेता कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट तो है, कितना है वो नहीं जानता, पर इतना पहचान लेगा कि कुछ ना कुछ करंट तो है। अगर करंट ज़ीरो होगा तो एग्जैक्टली ज़ीरो पर आ जाएगा, और करंट में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा तो यहाँ या तो नेगेटिव में जाएगा या तो पॉजिटिव जाएगा, अपने हिसाब से कुछ जाएगा। ठीक है, तो करंट में क्या चेंजेस है वो पहचान लेगा। तो ये होता है काम गैल्वेनोमीटर का, ये सिर्फ डिटेक्ट करता है, मतलब मेज़र नहीं करता, सिर्फ डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर इस तरह से कनेक्टेड है, और ये वायर हमने बता दिया अननोन रेजिस्टेंस है, ये थिक मेटालिक वायर है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि वायर का जो है क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रहना चाहिए। अब वायर का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म क्यों रहना चाहिए, वो तो अभी डेरिवेशन हम करेंगे तो पता चलेगा। वायर का जो मैंगनीज कांस्टेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ये जो होते हैं ये सारे मटेरियल्स ये ऑलमोस्ट जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं, मतलब दे डू नॉट चेंज देयर रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, क्योंकि अगर वो भी चेंज होने लगा तो फिर उसको भी हमको कैलकुलेशन में करना पड़ेगा, तो फिर उसका भी हमारा नया प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो जनरली जो है ये चेंज नहीं होते हैं। अच्छा, हमने जितनी बात की ना यहाँ पर कि ये जो थिक मतलब यूनिफॉर्म होता है, इसी नॉर्मल केस के लिए जे एडवांस वाले उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। ये हमने फिगर में देख लिया किस तरह से होता है। अब आप बोलो, मैंने बोला था कि ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड है। मैंने क्या बताया था कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड है। तो आप बोलोगे यहाँ पर कि हमको सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस दिख रही हैं, बाकी 2 रेजिस्टेंस कहाँ हैं? तो बाकी 2 रेजिस्टेंस हमको मिलती है वायर में से। ये जो हमारा है एक वायर है, थिक वायर, ये जो है हमारा है एक वायर है, मैंने बताया मैंगनीज का वायर है, इसमें से हमको मिलती है बाकी 2 रेजिस्टेंस। अब किस तरह से होता है कहानी समझो। हमने क्या बताया आपको कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है बीच में करंट कब नहीं फ्लो करेगा, जब जो है इसका और इस अपॉन दिस का रेशियो मेंटेन हो जाए। तो ये जो जॉकी होता है ना, ये जॉकी हम इसको उठा के अलग अलग जगह पर रखते हैं, अलग अलग जगह पर, जैसे यहाँ पर रखेंगे उठा के, फिर से उठा के यहाँ पर रखेंगे, फिर उठा के यहाँ पर रखेंगे। जैसे आपको ब्लू पेन से दिखाऊं तो एक बार उठा के देखो, यहाँ पर रखा, फिर यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा, अलग अलग जगह पर रखते हैं। तो कोई एक ऐसा जगह मिलता है हमको रेंडमली, कोई एक हमको जगह ऐसा मिलता है जहाँ पर जो है गैल्वेनोमीटर जो है 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है, 0 डिफ्लेक्शन, है ना। ऐसे देखो हम पूरे वायर में घूमते हैं, कोई एक ऐसा जगह आ जाता है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो है हमको 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है। अब 0 डिफ्लेक्शन मतलब क्या है कि इस वायर में जो है कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो उस वायर में कोई भी करंट तभी नहीं फ्लो कर रहा होगा ना जब यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ का रेशियो मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो यही होता है इसका काम। क्या करता है, अननोन रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे हम। देखो इसका ये वायर का रेजिस्टेंस हमको सबको पता है, हमको सिर्फ इसका नहीं पता। हम क्या करते हैं, ये पूरे मीटर पर हम ये जॉकी को अलग अलग जगह पर इस तरह से रखते हैं, और कोई एक ऐसा जगह आता है जहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर जो है 0 रीडिंग दिखाता है, तो उसे हम समझ जाएंगे कि यहाँ और यहाँ का रेशियो मेंटेन हो गया। ठीक है, अब देखो ये वायर का रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे। ये वायर जो है 1 मीटर वायर है, और इसका जो लेंथ है उसको हम ले लेते हैं L। वायर का टोटल लेंथ हम ले लेते हैं L। अब देखो क्या हुआ कि जॉकी जहाँ पर 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है उसको हम ले लेते हैं L1 पॉइंट। सपोज मान लेता हूँ, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जॉकी ने जो है यहाँ पर हमको 0 डिफ्लेक्शन दिखाया, इस पॉइंट पर जॉकी ने हमको 0 डिफ्लेक्शन दिखाया। ठीक है, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट सपोज P कर लो। ये पॉइंट P पर क्या है, पॉइंट P है नल पॉइंट, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो है 0 डिफ्लेक्शन होता है इन करंट, इन गैल्वेनोमीटर, 0 डिफ्लेक्शन इन G, या तो ऐसा बोल दो एट नल पॉइंट, मतलब करंट जो वैल्यू इस ब्रांच में जो है, इस वायर में करंट की वैल्यू हो जाती है 0। सपोज मान लेता हूँ कि ये लेंथ जो है L1 है, ये लेंथ क्या है L1, और बाकी का जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो जो है L2 है।
तो अब देखो कैलकुलेशन किस तरह से होता है, ये सब आपने जो थियोरेटिकल पार्ट है तो नोट कर लिया होगा। अब कैलकुलेशन पार्ट पे थोड़ा आते हैं। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन पार्ट पर आते हैं। अब देखो क्या है, जैसे हम जॉकी यहाँ पर रखे, ये लेंथ है L1, ये लेंथ है L1, ये लेंथ है L2। अब मान लेता हूँ कि इतना जो वायर है उसका रेजिस्टेंस R1 और बाकी का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस है R2। तो मैं अगर R1 की वैल्यू ढूंढना चाहूँ तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो L1 बाई ए, और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू L2 बाई ए। अब देखो हमने क्या, देखो यहाँ पर एक कंडीशन लिया था कि वायर का जो है क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका रेशियो लेंगे। सपोज ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर R2। तो बिकॉज एक ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया है, तो ये अपॉन ये दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि R अपॉन R1 इस इक्वल टू, इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम S बोल देते हैं, इसका रेजिस्टेंस जो है S है, तो S अपॉन R2 ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना। ये हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है कि R अपॉन R1 इक्वल टू S अपॉन R2। तो उससे आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो R अपॉन R1 की वैल्यू क्या है, देखो R1 की वैल्यू है रो L1 बाई ए, तो रो L1 बाई ए इक्वल टू S अपॉन R2 की वैल्यू क्या है, रो L2 बाई ए। क्योंकि यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस तो दिया नहीं रहेगा, सिर्फ लेंथ दिया रहेगा, तो उसके ऊपर से हम यहाँ पर लिख रहे हैं इस तरह से। इसकी वैल्यू हो जाएगी रो L2 बाई ए। देखो ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, देखो R अपॉन S इक्वल टू आ रहा है L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2। और एक और बात याद रखना आप कि जो L1 प्लस L2 है ना वो इक्वल टू 100 है, 100 सेंटीमीटर। क्योंकि जो मीटर ब्रिज है इसका टोटल लेंथ जो होता है 1 मीटर होता है। मतलब अभी L2 बोलें, जैसे कि L1 अगर 40 है तो L2 कितना होगा, 60, 100 में से माइनस कर देना। L1 50 है तो L2 50 होगा, इस तरह से। तो ये हमारा आंसर आया। क्या आंसर आया कि R अपॉन S इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू हो जाएगी S इंटू L1 अपॉन L2। इससे आप बोल सकते हो S क्या है हमारा, S जो है नोन रेजिस्टेंस है। आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, L1 क्या है, इस पॉइंट मतलब जहाँ पर नल डिफ्लेक्शन आ रहा है उसके पहले वाला, और L2 क्या है यहाँ पर। ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट है, नीचे जो है इस तरह से स्केल लगा होता है, नीचे जो है इस तरह से एक स्केल लगा होता है। ठीक है, और ये स्केल जो है 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक इस तरह से दिखाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट 0 होता है और आगे का जो वो पॉइंट होता है वो 100 होता है, और ये वाला जो होता है मेरा 100 सेंटीमीटर होता है। ये L1 का लेंथ है वो 0 से मेज़र किया है हमने, L2 का लेंथ है हमने इसके बाद मेज़र किया है। तो ये अगर ये L1 है, बाकी जो हो जाएगा 100 माइनस L1। ठीक है, तो ये S जो था नॉन रेजिस्टेंस L1 और L2 के बारे में आप जान गए। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, देखो एरिया, और देखो ये A और A टर्म कैंसिल हो गया, रो और रो टर्म कैंसिल हो गया। अगर समझो हमने कोई ऐसा वायर लिया होता जिसका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है लेंथ के साथ चेंज कर रहा होता, मतलब कुछ इस तरह का वायर होता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ के साथ चेंज हो रहा होता, तब यहाँ पर जो A और A कैंसिल नहीं होता। और दूसरी बात, अगर वायर की रेजिस्टिविटी भी यूनिफॉर्म नहीं होती, वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, तो ये वाला टर्म भी कैंसिल नहीं होता, तो हमारा ये फॉर्मूला आता नहीं। इसलिए हमने बोला है कि वायर की जो रेजिस्टिविटी रहती है ना वो यूनिफॉर्म रहती है, और वायर का जो एरिया रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है। ऐसे आपके वाइवा में क्वेश्चन आ सकते हैं कि वायर का एरिया यूनिफॉर्म क्यों लेते हैं। वायर का एरिया यूनिफॉर्म इसलिए लेते हैं कि मतलब तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट मेंटेन रहे और यहाँ पर इस तरह से कैंसिल ना हो। रेजिस्टिविटी भी इस तरह हम लोग यूनिफॉर्म लेते हैं, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट देते हैं, जिससे कि ये हमारा टर्म कैंसिल हो जाए और हमारा मेन फार्मूला आ जाए। इस तरह से डायरेक्टली हमारा ये फार्मूला आ जाए, तो फार्मूला के अंदर हमको चेंजेस करने पड़ेंगे।
ठीक है। तो इस तरह से इसका वर्किंग होता है और इसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे, ये तो हमको पता ही रहेगा, और हमको डिफरेंट L1 L2 वैल्यू पता रहेगी, उसके ऊपर से हम ये निकाल लेंगे। फॉर्मूला तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब देखो एक बात और जान लो, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर वायर का एरिया यूनिफॉर्म है, वायर की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, लेकिन जे एडवांस वाले उसका यही फ़ायदा उठाते हैं। उनका काम क्या है कि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसी कॉन्सेप्ट को उन लोग बोलते हैं कि ऐसा ना हो, तो मतलब जनरली तो 90% केस यही रहेगा कि वायर यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन जो जे एडवांस वाले वो क्या करते हैं कि वायर का एरिया भी चेंज कर देंगे। यहाँ पर जो है 1 मीटर का वायर है, इसको 1.5 मीटर 2 मीटर का भी कर सकते हैं, उनको कुछ भरोसा नहीं है। अपने को मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमको ये रेशियो मेंटेन करना है गैलन मीटर जॉकी लगाकर, ठीक है, ओके। और दूसरी बात यह है कि ये जो जॉकी है ना, इसको उठा उठा के रखा जाता है यहाँ पर इस तरह से। अगर आप स्लाइड करोगे ना तो वायर का जो है वो रेजिस्टेंस, मतलब वायर घिस जाएगा और उसका रेजिस्टेंस जो है तो चेंज हो सकता है, इसलिए जॉकी जो है इस तरह से उठा उठा के रखा जाता है, ऐसे एक बार स्लाइड नहीं किया जाता। ये भी आपके वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है कि जॉकी को हम उठा उठा के क्यों रखते हैं। तो इतने कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, तो इसके ऊपर अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक दो छोटे छोटे और भी कॉन्सेप्ट है, वो समझाता हूँ आपको। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया जिसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन। अभी तक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है। अब जो एंड करेक्शन वाला है वो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या आया है, हमारा फॉर्मूला आया है कि हमारा फॉर्मूला R/S इक्वल टू आया है L1/L2, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देखो हमने क्या बोला है कि देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरह से बना, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर देखो बाहरी सोर्स में इस तरह से बैटरी भी कनेक्टेड होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लूँ तो इस तरह से बाहर एक बैटरी भी कनेक्टेड होती है, उसी में से तो करंट आता है, नहीं तो बैटरी, ये तो समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि बाहर इस तरह से बैटरी भी कनेक्टेड होता है। अब इसमें से देखो करंट जैसे I निकला तो एक करंट जाएगा इसमें I1 और दूसरा करंट जाता है इस ब्रांच के अंदर I2, है ना। तो बताओ कि जो हमने यहाँ पर जो कॉपर प्लेट लिया है, हमने जो कॉपर प्लेट लिया है उसकी भी मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती होगी। वैसे तो हम जनरल केस में, बोर्ड वाले केस में इसको नेगलेक्ट करते हैं। बोर्ड वाले केस में क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज नेगलेक्टेड, है ना। यहाँ पर लिख लो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज नेगलेक्टेड। जनरल केस में 90% केस में रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज नेगलेक्टेड। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मतलब एडवांस वाले क्वेश्चन में इसका भी कुछ ना कुछ हमको रेजिस्टेंस दे देते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। उसके रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं एंड करेक्शन। वो जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन, मतलब इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तो उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा आंसर में। तब हमारा जो फॉर्मूला है R/S इक्वल टू L1/L2 होगा ही नहीं, क्योंकि बताओ तब क्या होगा, तब व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरह से बनेगा, यहाँ पर जो है इसका और इसका रेजिस्टेंस दोनों काउंट होगा। देखो R/, इसका और इसका रेजिस्टेंस दोनों काउंट हो जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस। उसी तरह से S/, इसका और इसका रेजिस्टेंस दोनों काउंट हो जाएगा। तब जो है हमारा डायरेक्टली ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, तब हमको क्या करना पड़ेगा, एक एंड करेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। कि जैसे मैं बोल दूँ कि इस जो कॉपर है जैसे उसका ये साइड है, इसका रेजिस्टेंस जो है 4 ओम है मान लेता हूँ, और दूसरा साइड वो है जैसे कि ये साइड है, इसका रेजिस्टेंस A ओम, A का है 4 ओम, और जो B में साइड है, मतलब B में जो प्लेट लगा है ये वाला प्लेट, इसका रेजिस्टेंस जो है सपोज मान लेता हूँ कि 8 ओम है। इस तरह से मैंने अलग अलग मान लिया है, वैसे जनरली तो सेम ही होता है। तो हमको कुछ ना कुछ एंड करेक्शन करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर जैसे कि एंड करेक्शन किस तरह से हो तो समझो। हम क्या करते हैं यहाँ पर कि मान लेता हूँ कि जो इसका जो है ये वायर है, सपोज इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम पर सेंटीमीटर। इसका जो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, ठीक है। अब पर सेंटीमीटर जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। तो कॉपर का जो लेंथ, सपोज ये 2 ओम लिख देता हूँ सपोज, तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस दिया गया है यहाँ पर 4 ओम। तो समझो कि अगर 1 सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस आ रहा है 2 ओम का, तो 4 ओम में कितना सेंटीमीटर आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। मतलब कॉपर का जो एंड करेक्शन होगा ना, कॉपर का जो एंड करेक्शन होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा। अगर रेजिस्टेंस हमको दिया है, रेजिस्टेंस हमको दिया है कि 2 ओम पर सेंटीमीटर, तो ए पॉइंट जो है, कॉपर ए पॉइंट जो है, उसका जो एंड करेक्शन आएगा वो आएगा कितना आएगा, देखो अगर 1 सेंटीमीटर में 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो 4 ओम में कितना सेंटीमीटर होगा, मेरा आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। उसी हिसाब से यहाँ पर 8 ओम है, अगर 2 ओम पर सेंटीमीटर है तो 8 ओम कितने सेंटीमीटर में होगा, तो बी पॉइंट है उसमें जो एंड करेक्शन आता है वो आता है, देखो 1 ओम में अगर 2 सेंटीमीटर है तो 8 ओम में कितना सेंटीमीटर होगा, तो मेरा आंसर आ जाता है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो करेक्शन है एंड करेक्शन वो है 4 सेंटीमीटर। तो करना क्या होता है समझो, सिंपल सी बात इतना समझ लो। करना क्या होता है कि आपका जो मेन फॉर्मूला है कि R/S = L1/L2, इसमें क्या करना होगा, आपको जो L1 लेंथ है ना उसके अंदर कॉपर का जो एंड करेक्शन वाला लेंथ है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सपोज जो एंड पॉइंट ए है उसका देखो, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, +4, इसका कितना था एंड ए वाले का, एंड ए वाले का था 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर +2 करना पड़ेगा और नीचे +4 करना पड़ेगा क्योंकि इस साइड का था 4, ठीक है। तब हम लोग L1 और L2 लिखते हैं ना, इस बार जो है इसका लेंथ भी काउंट हो जाएगा, देखो ये लेंथ भी काउंट हो जाएगा। तो ये लेंथ सपोज कितना है 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो डायरेक्टली उसको वो भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तब हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, ओके। तब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला फॉर्मूला, सिंपल, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है एंड करेक्शन में, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है एक IIT-JEE में, तो उसको भी हम करेंगे। तो इतना ही कॉन्सेप्ट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है अपने कॉन्सेप्ट को एकदम परफेक्टली क्लियर करते हैं। पहले 1-2 सिंपल से क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम जे मेन और जे एडवांस के क्वेश्चन भी हम लेंगे। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना क्वेश्चंस। तो देखो पहले 2 सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। तो आज के जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ ना उसको आप करके ही जाना, बिकॉज थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो थियरी पार्ट में कवर नहीं हुए उसको मैं क्वेश्चन के तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो जितने क्वेश्चंस कराऊँ उसको परफेक्टली करके जाओ, उसके बाद आपको मीटर ब्रिज में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो सिंपल सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। देखो ये आर रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, यहाँ पर 20 ओम है। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 60R/60 + R, इस तरह से हो जाएगा। और देखो नीचे जो नल पॉइंट है गैल्वेनोमीटर का वो 50 सेंटीमीटर पर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, R/S = लिख सकता हूँ मैं L1/L2। तो इसके ऊपर से मैं क्या लिख सकता हूँ कि R/L1 = हो जाएगा S/L2, मीन्स this/this = this/this। हम अपना व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उससे हम अननोन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 60R/60 + R/50 इक्वल टू, यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है 20 नीचे क्या है 50, ठीक है। क्योंकि ये 50 है तो बाकी बचा 50 होगा, क्योंकि टोटल 1 मीटर होता है तो 50 हो गया। तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा इससे हो जाएगा 60R। तो 20 से 3 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3R = आ रहा है 60 + R। तो इससे आ जाएगा 2R = 60 और इससे हमारा R की वैल्यू आ जाएगी 30 ओम, ठीक है। इससे हमारी R की वैल्यू क्या आ गई 30 ओम। मतलब यहाँ पे R की वैल्यू 30 ओम रखोगे तो जो नल पॉइंट आएगा गैल्वेनोमीटर का वो 50 पर आएगा।
इसको देखो वैसे भी हम समझ सकते हैं कि देखो पहली बात तो नल पॉइंट हमको 50 पे दिया है, इसका मतलब क्या है कि देखो नल पॉइंट 50 पे दिया है तो देखो 50 और 50 डायरेक्टली कैंसिल हो जा रहे हैं, L1 और L2 दोनों 50-50 हैं। इसका मतलब R/S का रेशियो जो है 1 आ रहा है। इसका मतलब R इज इक्वल टू S, मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हैं। अब दोनों इक्वल कब आएंगे, नीचे 60 है तो 60 और किसका कॉम्बिनेशन आंसर 20 देता है, हमको पता है 60 और 30 का कॉम्बिनेशन 20 ओम आंसर देता है पैरेलल में, तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि इसका आंसर 30 आएगा। इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो कुछ अलग तरीके का है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, पहले R1 रजिस्टेंस था तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग पॉइंट है अपना वो 25 बना रहा है और यहाँ पर R2 दिया गया, ठीक है, तो बाकी बचा कितना हो जाएगा 75। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अगर हम R1 और R2 को रिवर्स कर दें, मतलब R1 को यहाँ पे लगा दें, R2 को यहाँ पे लगा दें, तब हमारा जो बैलेंसिंग पॉइंट में शिफ्ट होगा वो कितना होगा, ये हमको क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो देखो अगर मैं R1 को यहाँ पर लगा दूंगा और R2 को यहाँ पर लगा दूंगा तो ये 25 है, ये 25 इस तरफ से काउंट होगा, है ना, मतलब यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो इस तरफ आएगा 75 और इस तरफ आएगा 25। अगर मैं R1 और R2 को रिप्लेस कर दूं, यहाँ पर कर दूं R2 और यहाँ पर कर दूं R1, तो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब देखो, ठीक है, मीन्स जो यहाँ से जो बैलेंसिंग पॉइंट आएगा वो आएगा यहाँ से आएगा 75 पर और बाकी यहाँ से बचेगा 25। क्यों, क्योंकि हमने इसका रेशियो चेंज कर दिया, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये था, बाद में जब ये रिवर्स हो जाएगा तो ये 25 जो है 75 पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो आप कि मैं लिखूँ यहाँ पर कि R1 अपॉन 25 इज इक्वल टू R2 अपॉन 75। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से मिल रहा है 3 टाइम्स ऑफ R1 इक्वल टू R2, तो हमको मिल गया है यहाँ से कि 3 टाइम्स ऑफ R1 इक्वल टू R2। इसको हम नीचे यूज़ करेंगे, तो नीचे देखो हमने R1 R2 और R1 को रिवर्स कर दिया। अब सपोज़ हमको नहीं पता कि चलो हमको नहीं पता कि नीचे क्या आएगा आंसर, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ L1 और यहाँ पर हो गया L2, ठीक है, इस तरह से मान लिया। तो क्या होगा, देखो देखो R2 क्या आ रहा है, R2, तो यहाँ पर लिखूँगा R2 अपॉन L1 इज इक्वल टू R1 अपॉन L2, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो क्या करूँगा, देखो इससे हो जाएगा मेरा R2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ R1, तो यहाँ से हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ R1 अपॉन L1 इक्वल टू R1 अपॉन L2। तो देखो R1 और R1 कैंसिल, तो मेरा बच क्या रहा है 3 टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू L1, मतलब L1 इज 3 टाइम्स ऑफ L2। और हमको पता है कि L1 और L2 को दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 100 आना चाहिए, मीन्स L1 प्लस L2 करूँ तो इक्वल टू 100 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ L1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ L2, तो 3 टाइम्स ऑफ L2 प्लस L2 इक्वल टू 100, तो L2 इक्वल टू आ रहा है 25 और L1 इक्वल टू आ जाएगा 75। मतलब यहाँ की ये जो वैल्यू हो गई इस बार ये जो वैल्यू आ रही है 75 आ रही है और ये जो वैल्यू आ गई 25, ठीक है। इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप समझ गए कि इसको रिवर्स करेंगे तो बैलेंसिंग पॉइंट जो है इस तरह से काउंट होगा यहाँ पर से, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा 75, हम डायरेक्ट भी समझ गए, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में नहीं पूछा कि अब कितना होगा 75 जिसने आंसर बोला होगा वो गलत आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो, जे एडवांस वाले क्या करते हैं लैंग्वेज में अपने को कंफ्यूज कर देते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द शिफ्ट ऑफ द नल पॉइंट, शिफ्ट ऑफ द नल पॉइंट, मतलब पहले नल पॉइंट 25 था, अब आ रहा है 75 पर, मतलब अब जो नल पॉइंट आ रहा है वो 75 पर आ रहा है, तो कितना शिफ्ट हुआ। देखो 75 में से 25 माइनस कर दो तो 50 सेंटीमीटर का शिफ्ट आया है, मतलब पहले 25 पे था अब आ रहा है 75 पर, तो 50 सेंटीमीटर जो है वो शिफ्ट हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया कितना शिफ्ट हुआ है, तो हमारा आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। किसी ने 75 किया होगा तो लैंग्वेज, क्वेश्चन के लैंग्वेज से वो कंफ्यूज हो गया होगा, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम जेईई मेंस के क्वेश्चन लेना डायरेक्टली शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा है नहीं।
कुछ एक दो कॉन्सेप्ट उसके अंदर आते हैं, उसको हम क्वेश्चन में ही समझेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से रफ करके अब हम लेते हैं अपना जे मेंस और जे एडवांस के क्वेश्चंस। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, ये जे मेंस 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है इन अ मीटर ब्रिज a segment S is of a standard resistance, R is the resistance of wire, it is found that balancing length is at L equal to 25। मतलब जो बैलेंसिंग लेंथ दिया है हमको वो L इक्वल टू 25 पर दिया है। इसको एक बार पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो, जिससे कि ओके। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसके बाद आंसर देखना। तो जो बैलेंसिंग लेंथ दिया है हमको कहाँ पर आ रहा है, वो 25 सेंटीमीटर पर आ रहा है, ठीक है। रफ ड्राइंग किया है एकदम, ओके। इफ़ आर इज लिबरेस्ट, देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर था, देखिए ये आर रेजिस्टेंस है, और जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हमको दिया है वो हमको एस दिया है, ये हमको एस दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इफ़ द रेजिस्टेंस आर इज बाय अ वायर, if R is replaced by a wire of half length and half the diameter, मतलब यहाँ पे जो वायर दिया है रेजिस्टेंस R का, इसको हमने रिप्लेस कर दिया कौन से वायर से, हाफ द डायमीटर, डायमीटर उसका हाफ कर दिया है, और क्या कर दिया है, हाफ द डायमीटर रिप्लेस बाय अ वायर ऑफ हाफ लेंथ, और लेंथ भी हाफ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाया, ऐसा वायर लगाया जिसका डायमीटर इसके आधा है और रेजिस्टेंस भी इसके आधा है, ठीक है, लेंथ भी इसका आधा है। तो क्या बोला है कि नाउ द बैलेंसिंग लेंथ विल बी फाउंड एट, अब नया जो बैलेंसिंग लेंथ आएगा वो किस पे आएगा। तो देखो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वायर हमने उसका आधा डायमीटर के लिया है। तो देखो पहले इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मान लेता हूँ मैं R इक्वल टू होगा रो एल बाई ए, यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा हमको इसके अंदर पहले। लेकिन बाद में जो रेजिस्टेंस आ रहा है आर डैश की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टिविटी तो सेम ही है वायर की, डायमीटर आधा हो गया और लेंथ भी आधा हो गया। तो यहाँ पर जो लेंथ लिखता हूँ मैं वो हो जाएगा L/2, और डायमीटर, एरिया क्या होता है इसका, हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं πr² हम लेते हैं ना। तो सपोज इसका जो एरिया होगा, मान लेता हूँ मैं कि πd² होगा, एरिया πd²/4 होगा। तो यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई इंटू और d/2 का होल स्क्वायर इंटू, ठीक है, पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर/4, ओके। क्योंकि डायमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है πr², लेकिन डायमीटर के टर्म में लिखूँ तो हो जाएगा पाई इंटू रेडियस क्या होता है डायमीटर/2, तो हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर, जिससे होता है πd²/4। तो पहले ये था πd²/4, लेकिन बाद में क्या हमने डायमीटर को आधा कर दिया, तो बाद में ये आ रहा है। तो इससे आर डैश की वैल्यू क्या आ रही है, आर डैश की वैल्यू आ रही है 16 टाइम्स ऑफ रो एल अपॉन 2πd², ठीक है, 2πd²। तो देखो इससे कंपेयर करें तो देखो हमारी जो आर डैश की वैल्यू आ रही है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, और यहाँ पे है 4 रो एल अपॉन πd²। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आर डैश है इस 2 टाइम्स ऑफ आर, मतलब पहले जो रेजिस्टेंस आर थी, अब हमारी जो आर डैश आई है वो 2 टाइम्स ऑफ आर है, ठीक है। सिंपल आप निकाल सकते हो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेंथ को आधा कर दो, डायमीटर को आधा कर दो, उसके बाद कंपेयर कर लो कि आर डैश कितना आ रहा है आर के। तो यहाँ पर जो न्यू रेजिस्टेंस आ रहा है वो 2R का हो गया, ठीक है। अब देखो पहले कितना था R, जब पहले R था तब बैलेंसिंग लेंथ 25 पर था। तो पहले की कहानी लिखता हूँ, लिखूँगा R/25 इक्वल टू S/75, बाकी का हो जाएगा 75। तो इससे हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है, देखो इससे हमारा इक्वेशन आ रहा है कि 3R इक्वल टू S आ रहा है, 3R इक्वल टू S। अब बाद में क्या हुआ कि हमने यहाँ पर R की जगह पे 2R लगा दिया, तब जो बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है उसको वो L डैश बोला है। L डैश कितना होगा हमको नहीं पता, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2R अपॉन L डैश। अब 2R लगाने के बाद जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो L डैश कितना आ रहा है हमको नहीं पता, तब हमने L डैश ले लिया, इक्वल टू लिखता हूँ मैं, ये रेजिस्टेंस तो फिक्स है अभी भी S, तो यहाँ पर लिखा S। अब यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं,
ये अगर एल डैश है तो पूरा अगर 1 मीटर है तो बाकी बचा होगा, बाकी बचा कितना हो जाएगा, बाकी बचा हो जाएगा 100 माइनस ऑफ एल डैश। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 100 माइनस ऑफ एल डैश, मतलब मैंने सेंटीमीटर में लिया है तो 100 माइनस ऑफ एल डैश। अगर आप मीटर में लोगे तो यहाँ पे 1 माइनस एल डैश लिखना कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सेंटीमीटर में लिया 100 माइनस एल डैश लिखा है। तो देखो एक इक्वेशन हमको मिला था पहले, क्या मिला था 3r इक्वल टू एस, तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ, एस की जगह पर पुट कर देता हूँ मैं 3r, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एस की जगह पर 3r पुट कर दूंगा तो क्या बचेगा 2r अपॉन एल डैश इक्वल टू 3r अपॉन 100 माइनस एल डैश। अब सिंपल इससे जो है एल की वैल्यू निकाल लो, आपका आ जाएगा। तो क्या बचेगा देखो 200 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस 2 एल डैश इक्वल टू आ रहा है 3 एल डैश, तो 200 इक्वल टू 5 एल डैश। तो हमारी जो एल डैश की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले 25 पे था, बाद में हमने क्या किया रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ गया, तो जो शिफ्ट था यहाँ पर वो भी जो है पहले यहाँ पर था और बाद में जो है शिफ्ट हो के 40 पर आ गया, बाद में जो है शिफ्ट हो के 40 पर आ गया। अच्छा देखो एक ये क्वेश्चन में एक समझने वाली बात है, हमारा आंसर तो आ गया, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप था, इसका आंसर है 40। लेकिन देखो ये क्वेश्चन में समझने वाली बात है कि पहले रेजिस्टेंस R था, तब जो है इसका बैलेंसिंग लेंथ आ रहा था 25 पर, R था तो आया 25 सेंटीमीटर, लेकिन हमने रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ा दिया तो हमारा बैलेंसिंग लेंथ देखो राइट में शिफ्ट हो गया, राइट में मतलब 40 सेंटीमीटर पर आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर 25 था अब 40 हो गया, मतलब राइट में कुछ ना कुछ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब समझे आप, यहाँ का अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा देता हूँ तो फिर से हमारा जो फॉर्मूला होता है मीटर ब्रिज का R अपॉन एल इक्वल टू एस अपॉन एल डैश, तो अगर इसको बढ़ाओगे तो नीचे वाला जो ये है ये भी बढ़ेगा, तभी तो जो है रेशियो मेंटेन होगा। अगर ऊपर मैं बढ़ा रहा हूँ तो नीचे वाला भी शिफ्टिंग वाला बढ़ेगा कि नहीं, ज़्यादा लेंथ कवर होगा तभी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ाया तो नीचे का लेंथ भी बढ़ जाएगा, याद रखो। रेजिस्टेंस घटाएंगे तो नीचे का जो शिफ्टिंग पॉइंट है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस कम कर दिया है तो देखो मैंने R से 2R किया तो 25 से 40 हो गया, लेकिन अगर मैं R से R/2 कर देता हूँ कुछ तो डेफिनेटली वो जो वैल्यू आएगी वो 25 से कम ही आएगी, क्योंकि अगर ऊपर का कम कर दूंगा तो नीचे का रेशियो भी तो मेंटेन करना है हमको, R अपॉन एल का रेशियो मेंटेन करना है कि नहीं, वो इक्वल आना चाहिए कि नहीं। तो इसलिए जो है रेशियो मेंटेन करने के लिए अगर ये घटेगा तो नीचे वाला भी घटेगा, नीचे वाला जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ये A पॉइंट है ये B पॉइंट है, ठीक है, 0 से लेके 100 तक, तो नीचे वाला जो है लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अगर मैं बढ़ा दूंगा वैल्यू तो नीचे वाला जो है राइट में शिफ्ट होगा, ठीक है। आप कॉमन सेंस से समझ सकते हो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं जेईई मेंस में, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको। देखो एक कॉन्सेप्ट है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो ये जो है राइट में शिफ्ट होगा, रेजिस्टेंस कम कर दूंगा तो ये जो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अब कॉमन सेंस लगा सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ना चाहिए, रेजिस्टेंस घटेगा तो लेंथ भी घटना चाहिए, क्योंकि रेशियो हमको मेंटेन करना है। ओके, तो होप्स आपको कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो करते हैं अपना आप सेकंड क्वेश्चन। तो देखो जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। तो तब मैं क्या इसको रफ करके वो क्वेश्चन लिखता हूँ। इसी तरह के मैं क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझाता जाऊंगा, जिससे कि मीटर ब्रिज का एक भी कॉन्सेप्ट रह नहीं जाएगा। ओके, तो देखो सेकंड क्वेश्चन आप पॉज करके ट्राई कर लो। ओके, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है, इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट ऑब्टेन्ड इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक R1 दिया गया है रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक दिया गया है R2 रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, और इस तरह से सेटअप दिया गया है कुछ, ठीक है। इस तरह सेटअप दिया गया है, ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B है,
तो इस तरह के सेटअप में जो हमारा क्या बोलते हैं, नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर। मेरा जो नल पॉइंट आ रहा है वो कितने सेंटीमीटर पर आ रहा है, 40 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इफ अ 10 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ R1 द नल पॉइंट शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। ओके, द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ R1 प्लस 10 सो दैट द नल पॉइंट शिफ्ट बैक टू द इनिशियल पोजीशन। तो देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, पहले जो है R1 और R2 इस तरह से लगे हुए थे, तब हमारा जो नल पॉइंट आ रहा था वो 40 सेंटीमीटर पर आ रहा है। उसके बाद क्या बोला इन लोग ने, मतलब पहला इक्वेशन बना सकता हूँ मैं कि R1/40 इज इक्वल टू R2/60, ये इक्वेशन मैं बना सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं ये R1 के सीरीज़ में, अगर मैं R1 के सीरीज़ में, ये मेरा R1 है और इसके सीरीज़ में अगर मैं 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ सीरीज़ में, तब ये जो है नल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इन्होंने बोला नहीं किस तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ इस तरफ कि इस तरफ, वो तो हमको खुद से समझ पड़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको अभी समझाया है कि देखो अगर मैं सीरीज़ में कनेक्ट करता हूँ तो डेफिनेटली इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, इसका रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ेगा क्योंकि दोनों ऐड होंगे। तो जो है डेफिनेटली जो शिफ्ट होगा ये इस तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर का बढ़ेगा तो नीचे का लेंथ भी बढ़ना चाहिए ना। तो डेफिनेटली ये जो शिफ्टिंग होगा, ये बात का जो शिफ्टिंग होगा ये जो है कुछ इस तरफ आएगा, मतलब जो 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ ये कुछ इस तरफ होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया नहीं गया था, ये हमको खुद समझना था। तो पहला इक्वेशन हमने ये बनाया था। बाद में इक्वेशन क्या होगा, देखो बाद में अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस 10, और नीचे कितना हो गया, अगर ये इस तरफ शिफ्ट हो गया तो आ गया नीचे 50, पहले 40 था और शिफ्ट हो गया, टोटल कितना हो गया 50, और इस तरफ कितना है R2/50, है ना। इसे मैंने इक्वेशन लिख दिया कि नहीं। देखो अगर आपको पता नहीं होता एग्जाम में तो आप क्या करते, कुछ इस तरफ शिफ्ट करते या इस तरफ, तो आंसर रॉन्ग भी आ सकता था। इससे देखो 50 और 50 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है, R1 प्लस 10 इक्वल टू R2, ये मेरा इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि देखो R1 प्लस 10 50-50 पर है, अभी कितने पर है ये, अभी ये 50 पर है, ये 50 है और बाकी का बच्चा ये भी 50 है। ठीक है, इसके अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ R1 प्लस 10, मतलब R1 प्लस 10 के पैरेलल में एक ऐसा रेजिस्टेंस हमको कनेक्ट करना है जिसकी वैल्यू सपोज हमको नहीं पता, सपोज उसको मैं R2 बोल दूं, तो ऐसा R2 हमको कनेक्ट करना है जिससे कि नल पॉइंट शिफ्ट बैक टू द इनिशियल पोजीशन, मतलब ये जो नल पॉइंट है ना ये वापस इनिशियल पोजीशन पर आ जाए। समझे कि नहीं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, कि R2 ऐसा R2 हमको कनेक्ट करना है यहाँ पर कि जिससे 50 पर है, पहले 40 पर था, बाद में फिर से शिफ्ट होकर 40 पर आ जाए। ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इक्वेशन में दो इक्वेशन है, मैं इसमें R1 और R2 निकाल लेता हूँ। देखो R1 प्लस 10 इक्वल टू R2 लिख सकता हूँ मैं, तो R2 की जगह पर मैं लिख देता हूँ R1 प्लस 10, तो ये हो जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसल, 3 जा और 2 जा, तो R1/2 इक्वल टू R2 जगह पर लिख सकता हूँ मैं R1 प्लस 10, तो यहाँ से हो जाएगा R1 प्लस 10/3, तो यहाँ से क्या बन रहा है 3R1 इक्वल टू 2R1 प्लस 20, तो यहाँ से R1 की वैल्यू आ रही है 20, और अगर मैं R2 वैल्यू निकालूँ, R2 वैल्यू आ जाएगी 30, तो R2 वैल्यू क्या आ गई 30 ओम। समझे कि नहीं, मतलब पहले जो यहाँ पर R1 लगा था, पहले जो यहाँ पर R1 था वो कितना था, वो 20 था, मतलब टोटल, और उसके बाद में जो है R2 की वैल्यू जो ऊपर लगाया है, मतलब ओके, ये मैं R3 ले लेता हूँ, इसको मेरे को R3 लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने R2 यहाँ पर ले लिया है, और ये जो R2 वैल्यू है ये 30 है। ठीक है, अब देखो क्या करता हूँ मैं, अब मैंने इसको R3 को पैरेलल में लगाया है R1 प्लस 10 के, तो R1 प्लस 10 कितना होगा, R1 प्लस 10 हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस कितना है 30, मैंने देखो R3 पैरेलल में कनेक्ट किया है R1 प्लस 10 के, तो इसके कॉम्बिनेशन से क्या बोल रहे हैं कि ये जो वापस शिफ्ट होना चाहिए ओरिजिनल पोजीशन पर, मतलब वापस ये 40-60 का रेशियो बन जाना चाहिए।
तो इसका क्या लिख सकता हूँ मैं, इसमें लिख सकता हूँ मैं R1 की वैल्यू आ गई 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, मतलब नीचे है टोटल 30 और R3 है पैरेलल में, तो हो जाएगा 30 इंटू R3 अपॉन 30 प्लस R3, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा वापस 40 आ जाएगा, क्योंकि पहले था 40 इक्वल टू, इस तरफ रेजिस्टेंस कितना है, इस तरफ रेजिस्टेंस है मेरा 30 का, अपॉन नीचे हो जाएगा 60, ठीक है। तो इससे कट कर सकता हूँ, देखो 30 से 30 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, और ये 0 से 0 कैंसिल, ये 3 जा और ये 2 जा, तो इससे बच रहा है मेरा 3R3 अपॉन 30 प्लस R3 इक्वल टू आ रहा है 2, ये 3 ऊपर आ गया और 2 उस तरफ चला गया। तो इससे मेरा इक्वेशन क्या बन रहा है, देखो इससे मेरा आ रहा है कि 3R3 इक्वल टू आ रहा है 60 प्लस 2R3, तो इससे मेरी जो R3 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 60 ओम के इक्वल। मतलब यहाँ पर हमको R3 मतलब 60 ओम का रेजिस्टेंस जो है इसके पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, जिससे कि वापस शिफ्ट कर जाए, ठीक है। तो होप सो आपको पूरा क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। पहले क्या था कि पहले R1 और R2 शिफ्ट दिया था, सिर्फ R1 और R2 दिया था, तब 40 पे था, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर सीरीज़ में लगा दिया, तो इससे आपको पता चल गया कि शिफ्ट जो होगा ये राइट साइड होगा, क्योंकि सीरीज़ में लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आ गया कितना आंसर उसका, तो उससे हमने 50-50 किया, तो ये इक्वेशन बना। उसके बाद हमने R1 और R2 ढूंढ लिया। अब बोला क्वेश्चन के अंदर कि क्या ऐसा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना है कि जिससे वापस शिफ्ट कर जाए। तो दूसरी बात आपको पता चल गया कि अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आती है वो कम हो जाती है ना। जैसे R और R अगर पैरेलल में हो तो आंसर R/2 हो जाता है ना, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ का रेजिस्टेंस कम होगा तो नीचे का लेंथ जो है वो इस तरफ आ जाएगा। तो बोल रहे हैं कितना लगाएं, कितना आर्थिक वैल्यू लगाएं कि जिससे 50 था ना वापस 40 पर आ जाए। तो वही हमने यहाँ पर ढूंढ लिया। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आपको नहीं समझ पड़ा हो तो एक बार फिर से उसको फॉरवर्ड करके समझ लो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ फिर से समझ लो एक बार, तो आपको पक्के से समझ पड़ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, फिर हम उसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बोला गया है इन द मीटर ब्रिज स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जे एडवांस 2008 का है, ठीक है। बोला गया है इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट फॉर अननोन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड, ठीक है। नल पॉइंट हम मेजर कर रहे हैं। नाउ द अननोन रेजिस्टेंस इज पुट इनसाइड अ एनक्लोजर मेंटेन एट हायर टेम्परेचर। बस समझो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, सपोज R, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S है, ठीक है। और इस तरह से सपोज हमको मीटर ब्रिज दिया गया है, एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसा रफ ड्राइंग कर दे रहा हूँ। इस तरह से मीटर ब्रिज दिया गया है। और क्या बोलो, नल पॉइंट सपोज मेज़र किया गया, मतलब यहाँ पर सपोज कोई ना कोई एक नल पॉइंट है, हमको नहीं पता कहाँ पर है। क्या बोल रहे हैं, नाउ द अननोन रेजिस्टेंस, ये जो R है हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। अननोन रेजिस्टेंस इज पुट इनसाइड अ एनक्लोजर मेंटेन्ड एट हायर टेम्परेचर। मतलब क्या किया, R रेजिस्टेंस को एक ऐसे कंटेनर में डाला जहाँ पर जो है रेजिस्टेंस हाई था। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, मीन्स अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता है मेटल्स के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ गया होगा ऊपर का। तो यहाँ पर जो सपोज ये L1 है और ये L2 है, तो R/L1 इक्वल टू S/L2, तो ये जो है R के रेजिस्टेंस जो है बढ़ गया होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि द नल पॉइंट कैन बी, मतलब समझो अगर ये R बढ़ गया होगा कि नल पॉइंट जो है कुछ इस तरफ शिफ्ट कर गया होगा राइट में, जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि ये वैल्यू अगर बढ़ेगी तो नीचे का लेंथ जो है वो भी बढ़ना चाहिए, तभी रेशियो मेंटेन होगा। तो जो है L1 कुछ राइट तरफ, कुछ अब जो है R' जो होगा कुछ राइट तरफ कुछ इस तरफ शिफ्ट कर गया होगा, ठीक है। इतना कुछ यहाँ पर शिफ्ट कर गया होगा। लेकिन सोचो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, द नल पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड एट द सेम पॉइंट, मतलब ये जो है इसको वापस इस पॉइंट पर लाना है।
बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक उन्होंने मिस्टेक कर दी बोलने में, बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू डिक्रीज करने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर हमने यहाँ पर नल पॉइंट इंक्रीज किया है इस तरफ, तो अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम करूँगा तभी तो इस तरफ शिफ्ट होगा। अगर मैं इसका कम कर दूंगा तो और उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा ये वाला, है कि नहीं। अगर मैं इसका कम कर दूंगा तो ये लेंथ कम हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट और शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पर कुछ आ जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड उन्होंने मिस्टेक कर दिया है, बोला है कि इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है। यही इस क्वेश्चन के अंदर कैच था। क्वेश्चन अंदर कैच क्या है, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ये बोल दिया है उन लोगों ने, यही मिस्टेक है। हमको रेजिस्टेंस के वैल्यू, इसकी वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी, तभी तो ये लेंथ डिक्रीज होगा, तभी तो ये जो पॉइंट है ये वापस इस पॉइंट पर आ पाएगा, क्योंकि ये कम होगा तो यहाँ का लेंथ कम होगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि इसकी वैल्यू हमको डिक्रीज करनी है, तो वो बात गलत है। हमको किसकी डिक्रीज करनी है, अननोन रेजिस्टेंस की। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज नहीं करनी है। तो पहला जो स्टेटमेंट 1 है वो फॉल्स है। और स्टेटमेंट 2 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब जो मेटल है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, वो तो बात ट्रू है। मतलब क्या है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। स्टेटमेंट 1 में सिर्फ इतनी सी मिस्टेक थी, उन्होंने जो है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करने को बोला, तो वो बात गलत है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन के अंदर कैच था, नहीं तो सब बोलते हैं कि हाँ भाई इसकी वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो वैल्यू शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बोल दिया, वही गलत कर दिया। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर जो है नीचे का जो वायर है ना, उसका जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं हो, मतलब लेंथ के साथ लेंथ जो है वेरिएबल हो। देखो तो वो क्वेश्चन करते हैं एक बार हम, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके। तो देखो ये क्वेश्चन जो है JMN 2019 में आया था। इसके अंदर जो है लेंथ देखो यूनिफॉर्म नहीं दिया है। देखो नीचे फिगर भी देखोगे तो कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है, ओके। देखो फिगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर साइड में, तो कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है, ओके। ये मेरा R डैश है, R डैश है, और यहाँ पर इस तरह से यहाँ भी R डैश दिया गया है हमको, ठीक है। और इस तरह से हमको फिगर दिया गया है। और देखो नीचे देखोगे वायर को, तो वायर को कुछ इस तरह से ड्रॉ किया गया है। ध्यान से देखो वायर को, तो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया गया है, मतलब समझ रहे हो। वायर का देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वेरिएबल है, और हमको वेरिएबल जो है वो हमको दिया भी गया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो कुछ मैंने अच्छे से ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन आप समझ सकते हो कि कुछ इस तरह से ड्राइंग की गई है कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वेरिएबल आ जाए लेंथ के साथ। देखो जैसे लेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए वो हम सीखते हैं, ठीक है। और जो है रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी कर रहा है लेंथ के साथ, वो हमको एक इक्वेशन दी गई है कि dr/dl इज प्रोपोर्शनल टू 1/√L। ये हमको इक्वेशन दी गई है कि लेंथ के साथ किस तरह से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। इन अ मीटर ब्रिज द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज़ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है और इसका क्रॉस सेक्शन जो है नॉन यूनिफॉर्म है। देखो क्वेश्चन के अंदर कभी भी इस तरह चेंजेस कर सकते हैं, हमको उसको सॉल्व करने आना चाहिए। द गैल्वेनोमीटर हैज़ 0 डिफ्लेक्शन व्हेन द जॉकी इज एट पॉइंट P। ये 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा जब पॉइंट P पर है जॉकी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द लेंथ AP। AP लेंथ कितना है, यहाँ पर ये पॉइंट हमको A दिया है, ये पॉइंट हमको P दिया है, ठीक है। तो AP लेंथ कितना है, सपोज को मैं L बोल दूँ, तो वो लेंथ कितना है वही हमको फाइंड करना है। देखो अब आप ऐसा मत बोलना कि ये रेजिस्टेंस सेम है, ये रेजिस्टेंस सेम है, मतलब ये पॉइंट जो है 50 और 50 पर होगा। ये पॉइंट 50 और 50 पर होता, हम ये फॉर्मूला अगर यूज़ कर पाते तो कि R/L इक्वल टू
आर अपॉन जो है कि L1 इक्वल टू L2 लिखते। यहाँ पर दोनों R डैश और R डैश हैं, तो इससे हम लिख सकते थे, ये कैंसिल हो जाता, L1 इक्वल टू L2। लेकिन ये हमारा तब आता कि जब ये वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता, तभी यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस इक्वल हो पाता। लेकिन आप खुद ही देखो कि यहाँ का वायर देखो पतला है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस कम होगा, यहाँ का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमारा जो है नल पॉइंट 50 पर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द लेंथ AP, हमको ये लेंथ L फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इतना L है, तो बाकी जो होगा वो 0 से लेके 1 तक है, तो बाकी जो होगा 1 माइनस L होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमको देखो वेरिएशन दिया गया है dr विथ रिस्पेक्ट टू L, तो इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या दिया गया है, देखो dr इक्वल टू दिया गया है dl अपॉन अंडर रूट ऑफ L। तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, dr अपॉन dl। हाँ ठीक है, तो इससे मेरा आ जा रहा है dl अपॉन अंडर रूट ऑफ L। इस तरह से हमको दिया गया है रेजिस्टेंस का वेरिएशन। तो देखो इससे क्या हो रहा है, इससे अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। dr को हमको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, पहले हमको इस तरफ का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज इस तरफ का रेजिस्टेंस, तो पहले मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा 0 से लेके L तक। ठीक है, तो हमको इस तरफ का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और दूसरी बार हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हम इसको L से लेकर 1 तक। ठीक है, पहले हम इसको कहाँ से कहाँ तक, R की वैल्यू जो होगी 0 से लेके R लिखता हूँ, सपोज 0 से R, और इसको इंटीग्रेट करूँगा 0 से लेके L तक। तो देखो इससे क्या होगा, मेरा यहाँ पर तो हो जाएगा R इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा dl अपॉन अंडर रूट ऑफ L। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन L रेस टू 1/2 हो गया, तो L रेस टू -1/2 बन जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, L रेस टू -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ठीक है, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन बनेगा। तो देखो क्या बन रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L और नीचे आता है 1/2, मतलब आ रहा है 2 अंडर रूट ऑफ L। इस तरह से मेरा इक्वेशन बन रहा है 2 रूट L। तो यहाँ से जो R की वैल्यू आ रही है, ये क्या आ रही है, 2 रूट L। यहाँ पे जो हो गया, देखो ये हो गया 2 रूट L। ठीक है, तो यहाँ का इस तरफ का जो रेजिस्टेंस, सपोज को R1 बोल दूँ, तो R1 की वैल्यू आ गई 2 रूट L। अब मेरे को अगर इस तरफ का रेजिस्टेंस फाइंड करना हो इतने वायर का, तो सेम इंटीग्रेशन तो यही रहेगा, हमको सिर्फ इसको वैल्यू, इसका जो लिमिट्स है वो चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को इस तरफ का, सपोज को मैं R2 बोल दूँ, इस तरफ का अगर मेरे को फाइंड करना है ये वाला, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा मैं L से लेकर कहाँ तक, L से लेकर 1 तक। पूरा 1 मीटर है, अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो मैं L से लेकर 1 तक इसको इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, तो आपको समझ पड़ रहा होगा, होप सो। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो इससे जो लिमिट्स है यहाँ का ऊपर बन रहा है 2 रूट L, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, L से लेकर 1 तक। तो पुट करेंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ L। तो क्या आ रहा है, इससे आ रहा है मेरा 2 माइनस 2 रूट L। इससे मेरा 2 माइनस 2 रूट L आ रहा है। अब जो है इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखो ये R डैश हो, ये R डैश है, इसका मतलब क्या है कि ये और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि दोनों ऊपर R डैश दिया है ना। नहीं तो आप डायरेक्टली इस तरह से लिखो, R डैश अपॉन 2 रूट L, यहाँ का लेंथ है 2 रूट L, इक्वल टू R डैश अपॉन 2 माइनस 2 रूट L। इस तरह से लिखो। तो देखो R डैश से R डैश कैंसिल, तो आ रहा है 2 माइनस 2 रूट L इक्वल टू आ रहा है 2 रूट L। तो इससे आ रहा है 2 इक्वल टू 4 रूट L, तो 2 से 2 कैंसिल, तो अंडर रूट ऑफ L इक्वल टू आ रहा है 1/2। तो L की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। मतलब जो L की वैल्यू आ रही है, वो जो AP है उसकी वैल्यू आ रही है 0.25 मीटर में लिखें, 0.25 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन में 0.25 मीटर दिया गया है, तो अपना जो C ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा।
तो कभी भी आपको जो है अगर जो लेंथ इस तरह से वेरिएबल दिया हो तो इस तरह से हमको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ का मैंने अलग रेजिस्टेंस निकाला और यहाँ का मैंने अलग रेजिस्टेंस निकाला है, तो उस तरह से ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। ठीक है, तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर से इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया हुआ है कि एरर वाला क्वेश्चन है, तो हम इसको भी सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और एरर वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करा दूंगा। वैसे तो मैंने एरर वाला लेक्चर एक लिया गया है, एरर का मैंने पूरा सीरीज़ बनाया है एरर एनालिसिस का। आप सर्च मारोगे यूट्यूब पर कि एरर एनालिसिस बाय जिगर शर्मा स्पेशल, तो आपको पूरा लेक्चर जो है मिल जाएगा सीरीज़। देखो क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह का है, आपको दिखाता हूँ। ओके, देखो इस क्वेश्चन में जे एडवांस 2014 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट विथ मीटर ब्रिज द गैल्वेनोमीटर शोस नल पॉइंट व्हेन द जॉकी इज प्रेस्ड एट 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर ये जो है रेजिस्टेंस R है और यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस वैल्यू जो है नोन है, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमको, उसकी वैल्यू दी गई है 90 ओम। ठीक है, और इस तरह से हमको फिगर बनाया दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ओके गैल्वेनोमीटर सोर्स इज 40 सेंटीमीटर, मतलब ये जो वैल्यू दी गई है ये हमको 40 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, ओके एज शोन इन द फिगर। क्या दिखा है, एज शोन इन द स्केल यूज्ड इन द मीटर ब्रिज इज 1 mm। क्या दिया है क्वेश्चन में, और जो स्केल यूज़ किया गया है मीटर ब्रिज का वो 1 mm का है। ठीक है, एंड द स्केल, ओके यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग गया है, लीस्ट काउंट। यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ था द लीस्ट काउंट ऑफ स्केल यूज्ड इज 1 mm। लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज 1 mm। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये वर्ड मिसिंग गया है, लीस्ट काउंट ऑफ स्केल 1 mm है। ठीक है, अब पूछा गया क्वेश्चन में द अननोन रेजिस्टेंस इज। अब देखो क्या है कि यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस हमको R पूछा गया है। अब हमको लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल दिया है कि 1 mm, तो लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 mm मतलब क्या होता है कि 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमको लीस्ट काउंट दिया है। तो आपको मैंने एरर एनालिसिस में सिखाया गया था, आपको मैंने सिखाया था कि जो स्केल होता है, सपोज जैसे मान लो कि ये स्केल है मेरे पास, थोड़ा बहुत सीख लो एक बार ध्यान से। जैसे कि 1, जैसे ये मेरा 0 है, ये 1 है। ठीक है, अब जैसे कि सपोज मेरे पास कोई एक पेंसिल है, सपोज पेंसिल की वैल्यू कुछ यहाँ तक आ रही है, देखो यहाँ तक। सपोज ये पेंसिल है, इसकी वैल्यू जो है यहाँ तक आ रही है। तो बताओ स्केल जो है इस तरह से कुछ है, तो स्केल कितना मेजर करेगा, ये देखो ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7। तो स्केल बोलेगा कि ये 0.7 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि देखो जो पेंसिल की रीडिंग है वो कुछ 0.7 और 0.8 के बीच में आ रही है, लेकिन स्केल हमको क्या बताएगा कि इसकी रीडिंग जो है 0.7 है। अब हमको पता है कि ये जो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसके बीच में जो थोड़ी सी वैल्यू रह जा रही है ये वाली, देखो ये 7 और 8 है। इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा जूम करूँ, देखो 7 और 8 है, कुछ इस तरह से वैल्यू आ रही है। तो बीच में जो इतनी वैल्यू है ये जो है स्केल रीडिंग हमको नहीं दे पा रहा है। तो वही आ जाता है स्केल का जो है मैक्सिमम कंडीशन। स्केल जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर दिखा रहा है। अब देखो स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा, देखो 10 सेंटीमीटर है, एक डिवीज़न है। तो देखो स्केल का जो लीस्ट काउंट है, मतलब सबसे छोटा से छोटा लीस्ट काउंट क्या होता है कि सबसे छोटा से छोटा जो मेजरमेंट दे सकता है वो कितने का देगा, वो 0 और 1 के बीच में, मतलब वो 0.1 सेंटीमीटर का दे रहा है सबसे छोटा से छोटा रीडिंग, है ना। क्योंकि अगर एग्जैक्ट रीडिंग सपोज 0.72 है, 725, स्केल क्या बोलेगा, उसकी रीडिंग है 0.7, उसके बाद की जो रीडिंग है वो नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो लीस्ट काउंट है
वो देखो 0 और 1 के बीच में कितना गैप है, 0.1 का, मतलब इतना उसका लीस्ट काउंट है, ठीक है, उससे कम रीडिंग वो नहीं दे सकता। तो वही आ जाता है स्केल का मतलब लिमिट आ जाता है कि उसके ऊपर वो रीडिंग नहीं दिखा पाता, और उसमें आ जाता है हमारा एरर। और मैक्सिमम एरर कितना होगा बोलो, जैसे कि मैक्सिमम एरर, जैसे कि सपोज स्केल की रीडिंग है जो 1.799 ऐसा है कुछ है, और स्केल हमको बता रहा है कि 0.7 है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना एरर कर पाएगा वो, 0.799 माइनस 0.7 हो जाएगा 0.099, मतलब इक्वल टू आ रहा है कुछ 0.799, तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 0 9 हो जाएगा। ओके, तो इससे मेरा आ रहा है 0.099, मतलब इतना कुछ वो एरर दे सकता है, ठीक है, इतना मतलब कुछ एरर दे सकता है। तो इसको मैं अप्रॉक्स लिखूँ तो हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, मतलब जो मैक्सिमम से मैक्सिमम एरर दे सकता है स्केल, वो लीस्ट काउंट के इक्वल दे सकता है, क्योंकि अगर इससे वैल्यू बड़ी होगी, इससे वैल्यू अगर बड़ी होगी तो ये 0.8 हो जाएगा, तो 0.8 तो एग्जैक्ट वैल्यू हो गई ना स्केल की। तो मैक्सिमम एरर जितना दे सकता है स्केल वो 0.1 सेंटीमीटर का दे सकता है, उससे बड़ा होगा तो नेक्स्ट रीडिंग आ जाएगी, जैसे उससे बड़ा कुछ एरर होगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, फिर से जो है 0 से लेके 1 तक के बीच में होगा, ठीक है। तो इससे मेरे को कहने का मतलब क्या है कि जो स्केल जो है मैक्सिमम एरर दे सकता है वो उसके लीस्ट काउंट के इक्वल होता है, और लीस्ट काउंट क्या होता है कि स्केल जो है मतलब कितना एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, उसकी लिमिट कहाँ तक है। स्केल जो है जैसे कि स्केल के अंदर 10 यूनिट्स हैं और सब 0.1 सेंटीमीटर के हैं, 0 1 2, तो जो उसकी लिस्ट काउंट हो जाएगी वो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगी। उस तरह देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि स्केल का जो लिस्ट काउंट है वो 1 mm है, मतलब स्केल जो है कुछ 0.1 सेंटीमीटर, 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर जितना वो जो है मैक्सिमम एरर कर सकता है, ठीक है। ये मेरा क्या है, मैक्सिमम एरर। तो मेरा समझाने का ये तात्पर्य ये था। अब देखो हम करते हैं, तो पहले तो हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद एरर फाइंड करेंगे। तो ये आर रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या लिखूंगा मैं, R/40 इक्वल टू लिखूंगा मैं 90/60। तो इससे मेरे को R की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है मेरा, R इक्वल टू 90 × 4/6, तो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 3 30 ज़ा, तो R की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 60 ओम। तो यहाँ पर R की जो वैल्यू आ रही है वो 60 ओम, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होगा प्लस माइनस का, ठीक है। तो वही एरर हमको ढूंढना है कितना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो उसके लिए मैं करता हूँ, देखो उसके लिए मैं लिखूँगा सेम इक्वेशन अपना कि देखो R/40 इस इक्वल टू लिखता हूँ मैं 90 जैसे R/ यहाँ पर L1 लिखता हूँ, सपोज R/L1 इक्वल टू लिखता हूँ मैं 90/L2, ठीक है। या तो इसको इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, R/L इक्वल टू S/L2। अब हमको इसके अंदर एरर फाइंड करना है, तो इसको हम क्या करते हैं, हम ये इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे R इक्वल टू हो जाएगा S × L1/L2। तो इसके ऊपर से हम एरर का इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं, इसको मैं देखो इस तरह से लिखूंगा मैं, ΔR/R इस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा ΔS/S प्लस ΔL1/L1 प्लस ΔL2/L2। अगर आपको ये थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा तो आप सिर्फ एक लेक्चर में देख लो एरर एनालिसिस का, जिसमें मैंने लिस्ट काउंट वाला सारे कॉन्सेप्ट समझाया है। तो जो भी मैंने बोला सब कुछ समझ पड़ जाएगा आपको। तो यहाँ से देखो इस तरह से इक्वेशन बन गया, ठीक है। हम कभी भी एरर को हमेशा एडिशन में लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में होता है उसको भी हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक। अब हमको एरर फाइंड करना है। तो देखो किस तरह से हमको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। हमने R की वैल्यू तो फाइंड कर ली, R की वैल्यू है 60। अब 60 जो है 2 ऑप्शन में है, तो हमको एरर फाइंड करना है कि एरर कितना होगा। तो इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ मैं, किससे लिखा था मैंने, R इक्वल टू हो जाएगा S × L1/L2। तो इससे हो गया मेरा ΔR/R इक्वल टू हो गया ΔS/S प्लस ΔL1/L1 प्लस ΔL2/L2। तो इससे मेरा क्या बन गया, देखो ΔR कितना है मेरा,
हमको नहीं पता, तो डेल्टा आर हमको सपोज नहीं पता एरर कितना है। और आर की वैल्यू हमने फाइंड की, आर की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने 60 इक्वल टू डेल्टा एस। अब देखो यहाँ पर एक और बात होती है एरर के अंदर कि अगर कोई नॉन वैल्यू हमको, देखो यहाँ पर 90 ओम जो है ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, ये हमको नॉन वैल्यू होता है। तो कोई भी नॉन रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर कोई एरर होगा नहीं, क्योंकि इसको तो हम खुद फिक्स कर रहे हैं, हमने कुछ डाला है 20 30, तो यहाँ पर तो कोई एरर होने का चांस नहीं है क्योंकि हमने इसको डाला है ना। तो यहाँ पर ये नॉन वैल्यू होती है, मतलब नॉन वैल्यू में कोई एरर नहीं होता, इसके अंदर कोई एरर नहीं होगा, इसके अंदर 0 एरर होगा। जो भी एरर होगा वो लेंथ के अंदर ही एरर होगा, क्योंकि स्केल मेजर कर रहे हैं ना, तो स्केल किसके अंदर एरर करेगा, इसके अंदर। तो हो जाएगा डेल्टा L1 अपॉन L1। अब डेल्टा L1 कितना होगा बताओ, डेल्टा L1 क्या लिखते हैं, एरर इन द लेंथ मेजरमेंट। तो वो किसके इक्वल होता है, वो लीस्ट काउंट के इक्वल होता है। मैंने आपको समझाया मैक्सिमम एरर कितना होता है, लीस्ट काउंट। मैक्सिमम एरर इन द लेंथ कितना होगा, उसके लीस्ट काउंट के इक्वल। तो हो जाएगा यहाँ पर 0.1 अपॉन L1 कितना है, L1 हमको दिया है शायद 40 दिया है, और प्लस 0.1 अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 60। तो इससे हम फाइंड करेंगे अपना R की वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से कुछ इस तरह से बनेगा, डेल्टा R अपॉन 60 इक्वल टू बनेगा 1/400 प्लस 1/600। तो इससे बचेगा, एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 300 और यहाँ पर हो जाएगा 200। तो इससे क्या बनेगा देखो, इससे बनेगा मेरा डेल्टा R अपॉन 60 इक्वल टू आ रहा है ऊपर 500 अपॉन 1200, है ना। एलसीएम लिया है मैंने, 1200 नीचे एलसीएम आया, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो यहाँ से डेल्टा आर क्या आ रहा है 60 इंटू 5 अपॉन 12। ओके, और कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने। ओके 60 इंटू 5 अपॉन 12। और हमने शायद इसको जो आर है उसको हमने किस में लिया था, सेंटीमीटर में लिया है कि मीटर में लिया है, देख चेक कर लेते हैं एक बार। जो है 90 ओम था और 40 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो इस तरह से इक्वेशन आया है। तो नीचे जो है तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या आ रही है 60 हो रही है, देखो 60 इंटू 5 300, 12 5 60, तो आ रही है 25 सेंटीमीटर का डेल्टा आर आ रहा है। तो अगर उसको हम मीटर में लिखेंगे तो जाएगा 0.25 मीटर। तो मेरा जो अब देखो मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 60 प्लस और माइनस 0.25। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, 90 ओम दिया था, 40 सेंटीमीटर दिया था, मीटर ब्रिज का जो स्केल था 1 mm का एरर था। तो इस तरह से क्वेश्चन को कुछ सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। हमने यहाँ पर एरर लिखा, इसके अंदर एरर 0 था। किस तरह से एरर को थोड़ा कॉन्सेप्ट देखा जाता है, ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाना बाकी था, इसलिए मैंने इसको इसमें कवर कर लिया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप एरर का लेक्चर देख लो। ओके, तो हम लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं जिसके अंदर कुछ एंड करेक्शन वाला रहता है। वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ना, एंड करेक्शन, तो वो वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ होगा, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और वो क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो आप उसको पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। अब देखो करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। ये क्वेश्चन जो है IIT JEE 2011 में आया था। क्वेश्चन में बोला गया है कि मीटर ब्रिज सेटअप किया गया है अननोन रेजिस्टेंस के लिए, और यहाँ पर 10 ओम है, इस तरह से सेटअप है, ठीक है। ये क्वेश्चन है सिंपल, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। इन कॉन्सेप्ट नहीं आता हो तो आप एक गलती करके आ जाओगे, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। वो x है और ये 10 है और नीचे इस तरह से सेटअप दिया गया है। ओके, ये मेरा A पॉइंट है और ये मेरा B पॉइंट है। क्या बोला गया है, द गैल्वेनोमीटर शोस नल पॉइंट व्हेन टैपिंग की 52 एट मार्क। ये जो है 52 सेंटीमीटर है
तो इस पर गैल्वेनोमीटर ने नल पॉइंट दिखाया है। तो एंड करेक्शन आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन के अंदर अब दिया गया है एंड करेक्शन, ये क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, एंड करेक्शन भी दिया गया है। तो एंड करेक्शन मैंने आपको समझाया था कि जो कॉपर वायर होता है ये वाला, इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन। तो इसके अंदर एंड करेक्शन दिया गया है 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो जो ए साइड है उसका दिया गया है 1 सेंटीमीटर और जो बी साइड है उसका दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली हमको एंड करेक्शन की वैल्यू दी गई है। तो हमारा जो इक्वेशन होता है मैंने आपको बताया था कि इसको इस तरह से लिखूंगा मैं x/52 इक्वल टू लिखूंगा मैं 10/48। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो हमारा रॉन्ग आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो एंड करेक्शन है उसको भी हमको लेंथ के अंदर ऐड करना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल समझाया था कि टोटल लेंथ के अंदर देखो ये 1 सेंटीमीटर होगा और ये 52 होगा, तो यहाँ पर ये 52 + 1 ऐड हो जाएगा और 48 प्लस यहाँ पर जो है कितना, ये जो है 2 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे देखो हमारा आंसर क्या बनेगा, x इक्वल टू बन रहा है 53 × 10 अपॉन नीचे बच रहा है 50। ठीक है, 53 × 10 अपॉन नीचे बच रहा है 50। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये 0 से 0 कैंसिल, तो 53 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 10.6 आ जाएगा मेरा ओम, 10.6। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 10.6 है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एंड करेक्शन कभी भी क्वेश्चन में आपको दिया है तो उसको डायरेक्टली आप टोटल लेंथ के अंदर ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आज में हमने मीटर ब्रिज का सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मीटर ब्रिज में और भी अलग से आ सकता है। तो होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपका लेक्चर पसंद आया है तो आप लेक्चर को फ्रेंड को शेयर भी करें और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करो, आप इसकी बेस पे और भी जितने क्वेश्चंस आए हैं उसको आप सॉल्व करो। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा पोटेंशियोमीटर पर, तो उसको भी हम करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड।